अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो हैंड रेस कर दें ताकि मुझे पता चल जाए कि कोई इशू नहीं है। चले, थैंक यू। ओके, हैंड डाउन कर लीजिए। तो बेटा हमने जो प्रीवियस हमारी क्लास हुई थी उसमें इत्तफाक का चैप्टर पढ़ा था और इसकी एक्सरसाइज जो थी वो हमने की थी, लेकिन उस दिन लाइट की बार बार और वो नेट की इंटरप्शन की वजह से आप लोगों का काम जो था वो सही तरीके से आप नहीं कर सके थे। तो आज मैं पहले आपकी एक्सरसाइज जो है वो आपको शो करूंगी, तो उसके साथ साथ सवाल जवाब वगैरह, और आखिर में जो है हम वो आज तशरीह करेंगे। ठीक है, तो मैं ये दोबारा से आपको आपका बुक वर्क शो करा रही हूँ ताकि आप लोग, अगर नहीं कोई बच्चा नोट कर सका तो उसे नोट कर ले। हमेशा मिल के रहने के नतीजे डैश होते हैं, उसमें आएगा नेक। बे है यही एका तो रास्ता डैश का दिखाता है कामयाबी का। मसल मशहूर है दो मिल के भारी हो डैश पर। जीम वाले में ब्लैंक में आएगा हजारों जो मिल जाती हैं आपस में तो फिर डैश उठाती हैं तूफान। वही होती है बर्बादी जहां डैश है, ब्लैंक में आएगा ना इत्तफाकी। अल्फाज के मुतरादिफ लिखिए, कामयाबी कामरानी या फतेहयाबी। बूंद कतरा, कुव्वत ताकत, लुत्फ मजा, झगड़ा लड़ाई, एका इत्तफाक या इत्तेहाद, जिंदगी हयात। जी, एमसीक्यू से आपके मिलजुल कर रहने के क्या नताइज होते हैं। नेक, थर्ड ऑप्शन को टिक करें। जहां दिल एक हो वहां क्या होता है, मसा, फर्स्ट वाला ऑप्शन टिक करें। मुश्किल वक्त में क्या काम आता है, एका, फोर्थ ऑप्शन को टिक करें। कितने मिलकर हजारों पर भारी होते हैं, दो, फर्स्ट को। जी, एका हमें कौन सा रास्ता दिखाता है, कामयाबी का, फोर्थ ऑप्शन। आपस में मिलकर तूफान उठाती हैं बूंदें। ये कॉलम देखिए, कॉलम अलिफ को बे से मिलाइए। नाकामी, कामयाबी, बद, नेक, बूंदें, कतरे, बर्बादी, तबाही, कारखाने, फैक्ट्रियां। आगे है बेटा आपकी वर्कबुक। वर्कबुक का है पेज नंबर 70। अल्फाज के मानी है लुत्फ मजा, बूंद कतरा, मसल मिसाल, एका इत्तेहाद, सूख जाना खुश्क हो जाना, मिलाप इत्तफाक। मिलाप का मतलब बिल बैठना भी होता है, यानी कि इसका सवाल नंबर 1 है, हमेशा मिलके रहने के नतीजे कैसे होते हैं। इसका जवाब है हमेशा मिलके रहने के नतीजे नेक होते हैं। मिलकर रहने से इंसान को लुत्फ महसूस होता है। खुशी हो या गम, हर सूरत में मिलजुल कर रहने का नतीजा अच्छा ही निकलता है।
सवाल नंबर 2 है कामयाबी का रास्ता कौन दिखाता है? जवाब है कामयाबी का रास्ता एका दिखाता है, खसूसन जब कोई मुश्किल आती है तो मिलजुल कर इस मुश्किल से निकला जा सकता है। यही वजह है कि कामयाबी हासिल करने के लिए इत्तेफाक बहुत जरूरी है। सवाल नंबर 3 है कौन सी मसल मशहूर है? मसल मशहूर है कि दो मिलकर हजारों पर भारी होते हैं। एक अकेला शख्स दुश्मन के लिए कमजोर हैसियत रखता है, जबकि दो शख्स मिल जाएं तो इत्तेहाद और इत्तेफाक की बदौलत दुश्मन को शिकस्त दे सकते हैं। सवाल नंबर 4 है कमजोर बूंदें कैसे तूफान उठाती हैं? एक अकेली बूंद कोई हैसियत नहीं रखती, लेकिन ज्यादा बूंदें मिलकर बारिश बरसाती हैं तो तूफान और सैलाब ले आती हैं। सवाल नंबर 5 है बर्बादी कहाँ होती है? बर्बादी वहां होती है जहां ना इत्तफाकी होती है। तारीख गवाह है कि जिन कौमों ने ना इत्तफाकी को अपनाया वो तबाह बर्बाद हो गईं। आगे जुमले हैं बेटा। पहला लफ्ज है मिलाप। मिलाप का मतलब है इत्तफाक या मिलजुल कर रहना या बैठना। लुत्फ का मतलब है मजा। निशान तो एक आसान सा लफ्ज है। किस्मत और ना इत्तफाकी का मतलब है लड़ाई झगड़ा करना या मिलजुल कर ना रहना। अब बेटा आते हैं तशरीहात की तरफ। पेज नंबर 72 देखिए। शेर नंबर 1 है वो बूंदें जो बिखर कर एक दम में सूख जाती हैं, जो मिल जाती हैं आपस में तो फिर तूफान उठाती हैं। हवाला कलाम सबसे पहले आएगा, उसके बाद है शायर का नाम। ये बेटा उन्वान लिखा गया है, इसे जरा आप कट कीजिए उन्वान का लफ्ज और शायर का नाम लिखिए। नसीम अमरोहवी। वो बुक में प्रिंटिंग में कोई प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से वहां पर उन्वान लिखा गया है। उन्वान का लफ्ज कट करें शायर के साथ। शायर का नाम। नज्म का उन्वान है इत्तेफाक। शायर का नाम है नसीम अमरोहवी। नसीम अमरोहवी। जी मफहूम जो है वो शेर का ये है कि जो बूंदें बिखर कर कम तादाद में गिरती हैं तो वो खुश्क हो जाती हैं, सूख जाती हैं, लेकिन जब वही बूंदें मिलकर इकट्ठी होकर आती हैं तो फिर तूफान उठाती हैं। जी तो तशरीह है कि इस शेर में शायर इत्तफाक, भाईचारे और मोहब्बत का दर्स देते हुए कहते हैं कि बारिश के कतरे जब छोटी छोटी बूंदों की शक्ल में जमीन पर गिरते हैं तो फौरन मिट्टी में जज्ब हो जाते हैं, लेकिन बारिश के यही कतरे जब आपस में मिलकर ज्यादा तादाद में गिरते हैं तो तूफान की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। यानी मूसलाधार बारिश की वजह से पानी के ये कतरे सैलाब ले आते हैं। शायर बारिश की इस मिसाल से इंसानों को इत्तफाक की अहमियत बताते हैं कि जिस तरह कतरा कतरा मिलकर दरिया बनता है, इसी तरह अगर इंसान भी इत्तफाक से मिलजुल कर रहेंगे तो हर मुश्किल और तूफान से टकरा जाएंगे। मसल मशहूर है कि इत्तफाक में बरकत है। वो लोग जो मिलजुल कर इत्तफाक और मोहब्बत से रहते हैं वो खुश खुरम जिंदगी गुजारते हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि हमेशा मिल के रहने के नतीजे नेक होते हैं।
वही कुछ लुत्फ होता है जहां दिल एक होते हैं। जी बेटा, इत्तेफाक के बारे में नज़्म की जब मैंने आपको रीडिंग करवाई थी और तशरीह समझाई थी तो उस वक्त भी बेटा मैंने आपको काफ़ी डिटेल से आपको इत्तेफाक की बरकत वाली कहानी भी सुना दी थी कि एक इंसान की ज़िंदगी में दूसरे लोगों के साथ मिलजुल कर उनके साथ प्यार और मोहब्बत के साथ रहना किस कदर ज़रूरी है। तो इंसान तभी कामयाब हो सकता है और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है अगर वो अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ प्यार और मोहब्बत से रहे। इर्द गिर्द लोगों में सबसे पहले उसके माँ बाप और बहन भाई, घर के अफराद आते हैं। उसके बाद जब थोड़ी सी होश संभालता है तो वो स्कूल जाता है। स्कूल में उसके क्लास फेलोज जो कि उसके हम उम्र होते हैं, वहाँ पे उसके असातिज़ा होते हैं जो कि उम्र में उससे बड़े होते हैं। तो उन सब लोगों के साथ मिलजुल कर अदब और प्यार और मोहब्बत के साथ रहकर ही हर इंसान जो है वो कामयाब जिंदगी गुजार सकता है। जी, अब शेर नंबर 2 की तरफ आते हैं। नहीं कुछ डर अगर मिल बैठने की शान बाकी है, वही होती है बर्बादी जहां ना इत्तफाकी है। सबसे पहले आपको पता है जिस तरह आपकी हेडिंग होती है उर्दू मार्कर के साथ हवाला कलाम, शायर का नाम और नज़्म का उन्वान। शायर का नाम है नसीम अमरोहवी। गौर से देख लीजिए, थोड़ा मुश्किल लफ्ज है अमरोहवी। अमर लिख के वाओ अमरो, हे वाओ छोटी ए, अमरोहवी। नसीम के ऊपर जो है वो तखल्लुस का निशान है। नज़्म का उन्वान है इत्तेफाक। जी, इस शेर में शायर इत्तेफाक और इत्तेहाद के समरात और ना इत्तेफाकी के नुकसानात के बारे में बताते हैं। समरात का मतलब है फायदे, कि अगर इंसान मिलजुल कर रहता है, ना सिर्फ एक इंसान बल्कि कौमों की जिंदगी में भी इत्तेहाद और इत्तेफाक की बहुत ज्यादा अहमियत है। यानी कि जो कौमें इत्तेफाक को अपनाती हैं वही कामयाब होती हैं, लेकिन वो कौमें जो इत्तेफाक और इत्तेहाद को नहीं अपनाती वो कौमें कभी भी कामयाब नहीं होती, बल्कि तबाह बर्बाद होकर अपना नामो निशान भी खो देती हैं। तो इस पूरी नज़्म को पढ़ने के बाद हमें यही पता चलता है कि शायर हमें मैसेज जो दे रहे हैं इस नज़्म में वो यही है कि हम इत्तेहाद और इत्तेफाक के जो फ़वाइद हैं, समरात हैं, उनसे फ़ायदा उठाएं और ना इत्तेफाकी और लड़ाई झगड़े के जो नुकसानात हैं हम उनसे बच सकें। कि जो लोग और कौमें मुत्तहिद हैं यानी कि इकट्ठी हैं, दुश्मन उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उन्हें किसी दुश्मन और परेशानी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो इत्तेफाक से हर दुश्मन और परेशानी पर काबू पा लेंगे। लेकिन इसके बरक्स जो लोग और कौमें ना इत्तेफाकी का शिकार हैं वो तबाह बर्बाद हो जाती हैं। दुश्मन उनकी कमजोरी से फायदा उठाकर उन पर गालिब आ जाता है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, आखिर पे इकबाल का शेर है जो कि बहुत ही खूबसूरत और इत्तेफाक के लिए बहुत ही अच्छा शेर है कि जिससे इंसान समझ सकता है कि वाकई कौमों की ज़िंदगी में इत्तेफाक की अहमियत बहुत ज़्यादा है। फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। जी, फर्द का मतलब है एक इंसान, कायम है का मतलब है कि उसका नामो निशान है, उसकी कुछ हैसियत है। रब्त मिल्लत का मतलब है कि अपनी कौम के साथ अगर वो जुड़ा हुआ है, अगर वो अपनी कौम के साथ कोई ताल्लुक रखता है और उनके साथ मुखलसी दिखाता है तो ही उस शख्स या फर्द की कोई हैसियत और शख्सियत है। ठीक है, कि कोई भी शख्स तन्हा कुछ भी नहीं है। सिमरन कामरान बेटा प्लीज अपना कैमरा ऑफ कीजिए। यानी कि एक फर्द की हैसियत जो है वो उसकी कौम के साथ है। आप दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, जब आप वहां जाएंगे तो हर शख्स आपसे पूछेगा कि आप कहां से आए हैं और आप कौन हैं, तो आप यही बताएंगे कि आप
پاکستانی ہیں اور آپ پاکستان سے آئے ہیں, پاکستانی قوم سے تعلق ہے آپ کا. لیکن اگر آپ کسی کو یہ کہیں کہ پتہ نہیں میرا تعلق کس قوم سے ہے, تو تمام لوگ آپ کی بات سن کر حیران اور پریشان ہو کہ یہ کیسا شخص ہے جو کہہ رہے کہ میرا کسی قوم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, کسی ملک سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو کیا ہے کہ قوم جو ہے وہ کسی بھی شخص کی پہچان ہوتی ہے, اور کوئی بھی شخص اس دنیا میں تنہا کامیاب نہیں ہو سکتا, اکیلے ہوتے ہوئے کامیاب نہیں ہو سکتا. اس کامیابی میں اس کے ساتھ بہت سے لوگوں کا حصہ ہوتا ہے. ایک چھوٹا بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو کیا اپنی پرورش خود کر سکتا ہے؟ اس کی پرورش کے لیے اس کے ماں باپ اللہ تعالیٰ نے بنائے کہ اس کے ماں باپ اس کی پرورش کرتے ہیں, پھر اس کے بہن بھائی اس کے ساتھ ہوتے ہیں, ماں باپ اس کی تربیت کرتے ہیں. تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو اسکول آتا ہے تو وہاں پر اساتذہ ہوتے ہیں جو اس کی تربیت کرتے ہیں, تب کہیں جا کر وہ ایک اچھا انسان بنتا ہے اور اس کی شخصیت بنتی ہے. تو دیکھ لیں کہ معاشرے اور افراد کے بغیر کوئی شخص تنہا کچھ بھی نہیں ہے. اس کی پہچان اس کی قوم سے ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی قوم کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ہم مسلمان ہیں, ہمارا تعلق اسلام سے ہے, ملت اسلامیہ جو ہے یعنی کہ پورے مسلمانوں کی جو قوم ہے ہم اس کا بھی حصہ ہیں. ہم پاکستانی تو ہیں, پاکستان کا حصہ ہیں, پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ ہماری قوم ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک بہت بڑے پیمانے پہ دیکھا جائے تو ہم جو ملت اسلامیہ ہے, اسلام کی جو ملت ہے, ہم اس کا بھی حصہ ہیں. ٹھیک ہے نا, ہر شخص کا کوئی نہ کوئی مذہب ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی ملک ہوتا ہے, اس کے بغیر تو اس کی کوئی پہچان نہیں ہے. موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. موج کہتے ہیں پانی کی لہر کو, یعنی کہ پانی کی لہر کی طاقت جو ہے وہ دریا کے اندر ہی ہوتی ہے. جب وہ دوسری لہروں کے ساتھ مل کر زور لگاتی ہے تو بڑی سے بڑی تباہی مچا سکتی ہے, شہر سے شہر کو تباہ کر سکتی ہے. لیکن اگر پانی کی ایک لہر کو, یعنی کہ پانی کو آپ دریا میں سے نکال کر تھوڑا سا پانی لے کر اس کو دریا سے باہر رکھ دیں گے تو کیا وہ دریا کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ دریا کے باہر تو ایک اگر آپ اسے گلاس میں ڈالیں گے تو ایک گلاس پانی ہوگا. آپ اسے یہ تو نہیں کہیں گے کہ اس کا تعلق دریا سے ہے. دریا کا ساتھ چھوڑے کا پانی تو پھر وہ جس چیز میں ہوگا, کسی ٹینکی میں ڈال لیں, کسی گلاس میں ڈال لیں, جگ میں ڈال لیں, تو وہ اس کا حصہ بن جائے گا. ایک جگ پانی, ایک گلاس پانی, آپ دیکھیں کہ دریا کا پانی ہے. تو وہی جب ایک گلاس پانی آپ واپس دریا میں ڈال دیں گے تو وہ پورا پانی دریا کا حصہ بن جائے گا. پھر آپ کہیں گے یہ ایک دریا ہے, دریا کی لہر ہے. تو شاعر نے علامہ اقبال نے یہی مثال دی ہے. وہ یہی چاہتے تھے علامہ اقبال بھی کہ ہماری جو قوم کے افراد ہیں وہ ایک ملت, ایک قوم بنے, آپس میں ان میں اتفاق اور اتحاد ہو, کیونکہ اتفاق اور اتحاد کے بغیر کوئی قوم بھی ترقی نہیں کر سکتی. ہمارا پیارا وطن پاکستان ہمیں ملا وہ ہمارے اتحاد اور اتفاق کی وجہ سے ملا جو ہمارے بزرگوں کے اندر پایا جاتا تھا. ٹھیک ہے, تو اگر ان میں اتحاد اور اتفاق نہ ہوتا, پوری قوم مل کر قائد اعظم کی باتوں پر عمل نہ کرتی, تو آج ہم ایک آزاد ملک میں سانس نہ لے رہے ہوتے. ٹھیک ہے, دشمن آج ہم سے ڈرتا ہے, گھبراتا ہے, تو اسی لیے ڈرتا ہے. ہم پہ حملہ آور نہیں ہو سکتا. وہ چھوٹی چھوٹی شرارتیں ضرور کرتا ہے, لیکن اسے پتا ہے کہ ہم ایک متحد قوم ہیں. تو آپ کو بھی ایک طالب علم کی حیثیت سے ایک ایسا ہی اچھا انسان بننا ہے جو اپنے ملک کے لیے اور اپنی قوم کی بہتری کے لیے کام کرے. ٹھیک ہے بیٹا, تو یہ آپ لوگوں نے تشریح نوٹ کرنی ہے تو بے شک آپ نوٹ کر لیں. ٹھیک ہے, آگے آپ کا شعر نمبر 3 جو ہے وہ بیٹا میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں. ٹھیک ہے, اس کا مفہوم بھی. شاعر نے ہمیں پوری نظم میں اتفاق کی اہمیت کے بارے میں بتایا. تو آخر میں جو شعر نمبر 3 بیٹا آپ کو دیا گیا ہے وہ آپ کی جو نظم ہے وہ آخر کا شعر ہے. ٹھیک ہے جی, یعنی کہ اس میں شاعر جو ہے
वो हमें ये बता रहे हैं कि जो हो आपस में दुश्मन, रहम उन किस्मत के मारों पर, मसल मशहूर है दो मिल के हों भारी हजारों पर। जी, तो इसका जो मफहूम है बेटा वो ये है कि शायर कह रहा है कि मुझे किस्मत के मारे, यानी कि बदकिस्मत, बदनसीब, शायर कह रहे हैं कि जो बदकिस्मत लोग आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, चाहे वो बहन भाई हो, चाहे वो किसी कौम के अफराद हों, तो वो कहते हैं कि मुझे उनकी हालत पर रहम आता है। मैं उनके लिए अफसोस के सिवा और क्या कह सकता हूँ, क्योंकि मसल मशहूर है। मसल क्या होती है? कहावत, कोई ऐसी बात जो कि दाना लोग अपनी जिंदगी के तजर्बे के बाद जो बात बयान करते हैं उसे मसल कहा जाता है। वो बात मिसाल बन जाती है, कहावत बन जाती है। तो कहते हैं कि दो मिलकर हजारों पर भारी हो जाते हैं। एक अकेला शख्स परेशान होता है, कोई परेशानी और मुसीबत आ जाए, लेकिन अगर उस अकेलेपन के दौरान कोई एक दूसरा शख्स उसको मदद के लिए मिल जाए तो वो शख्स बहुत खुश होता है। उसे लगता है कि उसकी ताकत में कई गुना इजाफा हो गया है कि वो अपनी परेशानी के साथ जो है अब लड़ सकता है। तो दाना लोग जो बात करते हैं उसकी बात, उस बात के पीछे उनकी पूरी जिंदगी का एक तजर्बा होता है। ठीक है अनाया खालिक, बेटा बहुत बुरी बात है, प्लीज अपना कैमरा ऑफ करें। तो बेटा इस शेर की तशरीह आपने अपने काम में खुद करनी है। ठीक है, तो मैंने आपको समझा दिया है इस शेर के बारे में कि आप में तशरीह, आपको पता है कि जिस तरह आपकी हेडिंग्स होती हैं, हवाला कलाम, शायर का नाम, नज्म का उन्वान आपने लिखना है। उसके बाद आपने जी बेटा, ये दोबारा से मैं आपके 2 मिनट्स रह गए हैं, इसको शो कर रही हूँ। अगर आपका कोई काम रह गया है तो आप इसको मुकम्मल कर लें। ठीक है, तो बेटा आपने जो अपनी बुक पे भी काम करना है वो बहुत अच्छी राइटिंग में करना है। आपको पता है कि बुक के ऊपर आपको जो है वो उर्दू मार्कर का इस्तेमाल करने से इस बुक के ऊपर मना किया हुआ। ठीक है, पॉइंटर के साथ आपने हेडिंग्स देनी है, क्योंकि मुझे पता है कुछ बच्चे भूल जाते हैं, तो उनको याद कराने के लिए मैं दोबारा से कह रही हूँ। लेकिन जब आप लूज शीट के ऊपर जो आपने अपना काम सबमिट कराना है उसके ऊपर आप तमाम हेडिंग्स जो है वो उर्दू मार्कर से लिखेंगे। ठीक है, रायान काशिफ बेटा प्लीज अपना कैमरा ऑफ करें। तो आप लोगों ने बेटा बहुत अच्छी नीट एंड क्लीन राइटिंग में अपनी बुक के ऊपर लिखना है। ठीक है, जिसमें आपकी बुक खूबसूरत लगे, कि जब टीचर काम चेक करें तो उनका दिल खुश हो जाए कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो आप लोगों ने बेटा आपका जो दूसरा लूज शीट पे आपने काम सबमिट कराना है वो भी आपने बेटा बहुत अच्छी राइटिंग में करना है, उसको बहुत ध्यान से लिखना है। हेडिंग्स वगैरह के लिए उर्दू मार्कर का इस्तेमाल करना है। तो बेटा अब आपकी क्लास का टाइम ऑफ हो गया। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों ने अपना काम नोट कर लिया होगा। तो ओके बेटा, फिर अल्लाह हाफिज।